वो देखो कितना हाई होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं, अब नॉन स्टॉप चलने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखो चैप्टर वाइज मैं सारी चीजें कवर कराता जाऊंगा, एंड में हम कुछ सैंपल पेपर और बोर्ड में जो ऐसे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी कवर करेंगे। तो फटाफट मजा आने वाला है, सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पहला कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कूलम्स लॉ में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले कूलम्स लॉ की 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले स्केलर फॉर्म, ठीक है, स्केलर फॉर्म। दूसरा वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे इसका, वेक्टर फॉर्म। एंड तीसरी चीज की क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि अगर हम फोर्स को किसी वैक्यूम में रखते हैं और अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो किस तरीके से फोर्स चेंज होगा। ठीक है, वो रिलेशन भी पूछा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो भी इसमें आ जाएगा। तो सिर्फ आपको अगर डाउटफुल लग रहा है कुछ, ठीक है, तो 20 मिनट खाली रुक जाओ, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलर फॉर्म के लिए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोटबुक पेन निकाल लो, मेरे साथ बैठ जाओ, हम फिजिक्स का डर खत्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या बोलता है। देखो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा डिराइव करने के लिए तो हमें एक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट के ऊपर ही इसकी पूरी डेरिवेशन है। तो देखो बहुत सिंपल है, कूलम्स अंकल ऐसा बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, ध्यान से देखना, बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्जेस, देखो यहां पे है ना, यही उनकी लिमिटेशन भी बनेगी। उन्होंने स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही कूलम्स लॉ डिराइव किया हुआ है, यानी अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, तो उसके लिए ये फिर पॉसिबल नहीं होता। मैं लिमिटेशंस भी लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि कई बार 2 मार्क में या एप्लीकेशन में कहीं कहीं पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस दोनों पूछ लेते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्जेस इज फर्स्ट। देखो, और मुझे वो हैबिट बिल्कुल नहीं, मुझे पता कैसे आप लोगों के सामने पीडीएफ रख दिया जाएगा और ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे हटाते जाते हैं, आप पीडीएफ पढ़ते जाओ, वो प्रिपरेशन नहीं होती। मैं यहाँ सब कुछ लिख के डिराइव कराऊंगा, आपको साथ में लिखना है। देखो किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज फर्स्ट। जैसे मान लो ये 2 चार्ज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, Q1 एंड Q2, ये 2 चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। अब ये 2 जो चार्जेस हैं इनके बीच में फोर्स कितना होगा, यही बता रहे हैं कूलम्स। ये 2 चार्ज हैं, इनको हमने सेपरेट किया है R डिस्टेंस से, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा ये कौन बता रहा है, हमें कूलम बता रहे हैं। सो क्या बोला, देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल रहे हैं सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of their charges, magnitude of their charges। ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी इनका प्रोडक्ट करोगे तुम, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका मैग्नीट्यूड, यानी हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है। मैग्नीट्यूड यानी मान लो ये 2 कूलम है, ये 5 कूलम है, 2 5 10 कूलम आया। वहीं पे अगर मैं इसका 4 ले लूं और ये आपका 6 हो तो कितना हो गया, 24 कूलम। तो दोनों में से फोर्स किस में ज्यादा होगी, अभी हम डिस्टेंस, दोनों केस में हमने डिस्टेंस सेम रखा हुआ है, तो फोर्स किस में ज्यादा होगी, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यानी 24 कूलम वाले के अंदर। सो उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स, अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्यों लिखा है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो रिपेल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे आगे। सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्जन भी हो सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, जो दोनों का प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सिंपल सी चीज है ना, डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जिनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आते हैं वो 2 की स्पीड में देखो रिवीजन हो जाएगा, 1.5 या 2 की स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धीरे धीरे देखना है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर चाहिए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो ना, यूट्यूब ने फीचर तो दिया है, इस्तेमाल करो, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड, यानी जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे दोनों के बीच में उतना फोर्स कम होता जाएगा, वो भी स्क्वायर में। अगर आप 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मिला के क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K यहां पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी K की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी। अब जनरली देखो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम कोई और होगा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। बट इसकी वैल्यू होती कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे K की यूनिट क्या होगी, पहले तो K की यूनिट क्या होगी, K ये ऊपर जाएगा आर स्क्वायर, सो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। फोर्स तो हमें पता है न्यूटन अंकल, है ना, आर यानी मीटर स्क्वायर, ये हो गया कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो K की यूनिट क्या मिल गई हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, यानी देखो पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप रखोगे 22/7, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 इंटू 10⁻9, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट कैसे पता चला, देखो R ऊपर ले गया, Q1 Q2 हमें पता है फोर्स न्यूटन है, R का मीटर है, Q1 Q2 का कूलम है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, जो K है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो K की जो यूनिट है उसका उल्टा कर दोगे तुम, यानी देखो ये न्यूटन है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर है तो मीटर इनवर्स, और कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर फॉर्म है। कहां तक स्केलर फॉर्म है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, मैंने डेफिनेशन के अंदर ही जानबूझ के डेरिवेशन रखा है जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो हमने क्या पढ़ा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्जेस, किसी भी दो रुके हुए चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला दोनों के प्रोडक्ट पे, और दूसरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आपका क्या है, K, जिसे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट यहां से निकाल दी, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, तो K एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, परमिटिविटी ना फ्री स्पेस। अभी देखेंगे अगर मीडियम चेंज होता है तो इस वैल्यू का क्या होगा, ये कैसे बदलेगी, ठीक है। सो ये आपका न्यूटन जो कूलम्स लॉ है वो स्केलर फॉर्म में। अब हम डिराइव करने वाले हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। सो होप सो सबको समझ आया होगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम वेक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से कॉपी किया इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे, अब साथ में लिख लेना है, ठीक है। जब इतनी चीजें समझ आ रही हैं, अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो उसी वक्त खत्म करो, ठीक है। अब देखो मैं एक और चीज बता दूं, 1 कूलम की डेफिनेशन कई बार बोर्ड पूछ लेता है, ठीक है। तो 1 कूलम की डेफिनेशन बच्चों को नहीं पता चलती है, ठीक है, क्या लिखना है, तो मैं वो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, फिर हम वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। ये स्केलर फॉर्म टाइप का, ये कूलम्स लॉ का कौन सा फॉर्म था, स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म, उसके पहले 1 कूलम डिराइव कर देता हूं, जल्दी से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं, देखो वेक्टर फॉर्म भी आएगा तो डेफिनेशन तो सेम आएगी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन को कैसे यूज करना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सो ध्यान देना, इसको रफ कर रहा हूं ये पोर्शन, ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पे 1 कूलम। अच्छा देखो अभी हमने क्या पढ़ा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा अब यहां ध्यान देना, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली 9 × 10⁹ ठीक है। यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, कैसे निकाली न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, है ना। सो देखो यहां पे इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1, ठीक है, अगर 1 है इसकी वैल्यू, Q1 और Q2 कितना है 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, उस वक्त अगर हम डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर रख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कितना रख रहे हैं उनके बीच में 1 मीटर रख रहे हैं, तो अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो F की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ ये न्यूटन, यानी ये फोर्स मिल गया। तो 1 कूलम हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, that amount of charge, 1 कूलम is that amount of charge। अब ध्यान देना 1 कूलम कितना चार्ज है, ये देखो ये भी 1 है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं which acts between equal charges which repel with the force of 9 × 10⁹ Newton when placed 1 meter apart in vacuum, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, देखो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्ट्स बिटवीन इक्वल चार्जेस which repel with the force of 9 × 10⁹ Newton when placed 1 meter apart। एक काम करो इसको और शॉर्ट कर देते हैं ना, तो यहां से एक मिनट इसको मैं वापस लिख देता हूं, देखो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स, डायरेक्टली यहां से ही कर देते हैं ना, दैट इसको रफ कर देता हूं, मैं वापस लिख देता हूं थोड़ा सा सही तरीके से डेफिनेशन, दैट रिपेल्स इक्वल चार्जेस with the force कितना है फोर्स 9 × 10⁹ Newton when placed 1 meter apart in vacuum, ठीक है। सो 1 कूलम अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है तो ध्यान रखना 1 कूलम कितना चार्ज होगा, एक तो एक इक्वल चार्जेस होंगे ये, ठीक है, और जो कितना फोर्स क्रिएट कर रहे हैं 9 × 10⁹, क्योंकि ये वैल्यू 1 होगी और ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगा तो ये होगा। तो अगर आपको आता है 1 कूलम डिफाइन करने के लिए तो आपको ये पूरा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और डरो मत, हो जाएगा फिजिक्स, क्यों नहीं होगा, अच्छे से जाएगा, मजा आने वाला, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कवर होगा और पहले 3 चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं, फिर जल्दी जल्दी होंगी चीजें, ठीक है। सो ये क्लियर है सबको, होप करता हूं अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो कुछ नहीं, ये 1 तो F की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁹, और वही डेफिनेशन बन गई 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स इक्वल चार्जेस विद द फोर्स ऑफ दिस व्हेन प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। अब आता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया सबने, ठीक है। जल्दी से साथ में पॉज करके खत्म करना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट मिटाऊंगा क्योंकि ये रेगुलर हमारा लेक्चर नहीं है, ये मैराथन लेक्चर है, तो हमें बहुत सारा कवर करना है इस एक लेक्चर में, ठीक है, इसलिए। और आपको आज एहसास होगा कि फिजिक्स एक्चुअली कितना छोटा है, ठीक है, यानी आपको जो पढ़ना होता है 1 साल में वो कितना कम कोर्स है जो हम कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं पूरा, ठीक है। सो अब वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, बहुत ध्यान देना। वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म का क्या है कंडीशन कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्पेस में मानते हैं, यानी अब हमें डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है Q2, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस R1, इसका डिस्टेंस R2, दोनों के बीच में हम एक डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, R21 ले लेते हैं विच इज R2 - R1, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब देखो यहां पे 1 पे 2 फोर्स लगाएगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल होगा, ये भी रिपेल होगा, तो ये इस तरफ रिपल्जन फोर्स, इसका इस पे। अब देखो 1 पे 2 का फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बट ये इसको धक्का मारेगा इस तरफ, इसलिए रिपेल फोर्स दिखा रहा हूं। यहां पे क्या लिखेंगे,
F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये हमारा क्या है, देखो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, पोजीशन वेक्टर R1 पे हमने रखा हुआ है Q1 को, R2 पे रखा हुआ है Q2 को, दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कितना दिखाया, R21, ठीक है। वैसे ये भी R12 भी आएगा, R12 क्या होगा, R1 माइनस R2। Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है Q2, F12, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले R12 क्या होगा, R1 माइनस R2, ध्यान देना। और R21 क्या होगा बच्चों, R2 माइनस R1। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ कि R12 जो है वो माइनस ऑफ, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, सिंपल ऐसे देखो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। और R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, R12। देखो सिंपल याद रखो, 1 2 1 2 बीच में माइनस, तो माइनस ये क्या बन गया पूरा R12 आपका। तो R21 जो है, ऑब्वियस है डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, R21 यहाँ आएगा तो R12 ऐसे आएगा, ठीक है। सो R21 जो है वो इक्वल टू माइनस ऑफ R12। अच्छा ये तो डायरेक्शन वाइज सिर्फ अलग होंगे ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा, सेम। तो यहां से एक और चीज आती है, ये फर्स्ट हो गया, R12 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा R21 के, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, इक्वल। अच्छा पोजीशन, आपको यूनिट वेक्टर पता है जो हमें डायरेक्शन बताता है, तो अगर हमें डायरेक्शन बताना होगा तो हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे R12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। R21 को क्या लिखोगे, R21 का वेक्टर अपॉन R12 का, R21 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हो ना आप, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज, अगर मुझे लिखना है, अब यहाँ पे मैं डिराइव कर रहा हूं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। अच्छा एक और चीज, जब मैंने कूलम्स लॉ अभी इसके पहले स्केलर फॉर्म में डेफिनेशन लिखा था, तो उसमें एक लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना, द फोर्स एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो लास्ट में ऐड कर देना जब हमने लिखा ना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके आगे एक और लाइन ऐड करनी है हमें, the force of attraction, the force acts along the line joining the two charges, the force acts along the line, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा, joining the two charges, ठीक है। ये उसी में ऐड कर लेना आप लोग, क्योंकि देखो जो ये फोर्स लगती है ना वो एक लाइन में लगती है, ठीक है। वो दो अगर चार्ज रखे हुए तो ये एक लाइन के फोर्स की बात बोलते हैं, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। सो क्लियर हो रहा है सबको, तो ये लिख लेना आप, ऐड ऑन कर लेना। सो यहां पे मैं वापस हम इस डेरिवेशन पे आ जाते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना होगा, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या मैं लिख देता हूं आपको ताकि पता चले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 आपको क्या होगा, अभी हमने डिराइव किया था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां क्या लिखोगे, KQ1 Q2 आएगा, बट वेक्टर फॉर्म में तो हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो R12 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, और R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमेशा आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। तो यहां जो लिखा है वही लिखना है, बस डायरेक्शन बता रहे हैं। तो देखो R12 हमारा क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलता है। सो इसको उठा के यहां पुट करते हैं, तो F12 क्या बन गया बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो इसकी जगह रख दूंगा ये अगर, तो ये क्यूब हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, R12 का वेक्टर। R12 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2, है ना। R12 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2, यानी ये इस फॉर्म में भी कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर है सबको, ये हो गया आपका F12, ठीक है। तो इस तरफ कवर हो रहा है कि नहीं, मैं बोर्ड खाली देख लूं ताकि हमारा कुछ पोर्शन रह ना जाए, ठीक है। सो दिख तो रहा है, वैसे तो चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास जगह है,
आपको समझना ही है, ठीक है। तो थोड़ा पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। सो देखो ये आपका F12 आ गया। अच्छा F21 क्या होगा बच्चों? सेम वे में अगर मैं लिखूं F21 तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसा होगा कुछ K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा R21 का वेक्टर, यानी F21 इक्वल टू K Q, ये क्या है हमारा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो एक बहुत सिंपल सी चीज ध्यान देना, इसी में अगर मैं दिख रहा है ना, एक सेकेंड खाली, हाँ दिख रहा है, चल जाएगा, ठीक है। अब इसी में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ड्यू टू Q2, ठीक है। तो ये ठीक। अब देखो इसी में अगर मैं, क्योंकि ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दो चीजें ली थी, ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर मैं ये दोनों यूज करूं तो R21 और ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये दोनों देखो माइनस अगर कॉमन निकालूं तो दोनों सेम हो जाएंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या है इक्वल ही है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों K Q1 Q2, इसको उल्टा कर रहा हूं तो माइनस आ गया अपॉन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है तो R12 का क्यूब लिख सकता हूं, और ये क्या हो गया R1 माइनस R2। अब ये पूरा क्या बन गया आपका, ध्यान से जरा देखो ये इक्वेशन, ठीक है। ये हमने कैसे यूज किया, फ्रॉम 1 and 2, और ये कौन सा है हमारा थर्ड दे सकते हैं इसको, तो फ्रॉम 3 इसकी जगह F12 रख सकता हूं, यानी F21 इक्वल टू माइनस F12, ये है आपका कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। अच्छा यहां पे ये इस तरफ आएगा तो F21 प्लस F12 इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा ये कुछ देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूटन्स का ये थर्ड लॉ है ना, ये न्यूटन का थर्ड लॉ जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। यानी कूलम्स का वेक्टर फॉर्म या कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ को कौन ओबे करता है, कूलम्स का लॉ, यानी ये आ सकता है 1 मार्क में कभी स्टेटमेंट में, असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है। ये दे देंगे फिर दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि इट ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ तो करेगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है सेम है। अच्छा यहां पे ये फोर्स हमेशा ऐसे ही लगेगी, नहीं, यहाँ पे कंडीशन मैं सिंपल से भी आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, बट ये आपका कूलम्स का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है सबको, पूरा कवर हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अगर ऐसा दिया हो, देखो ये Q1 है ये Q2 है, अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों की सेम साइन होगी, है ना, प्रोडक्ट है, तो या तो माइनस माइनस प्लस होगा या तो प्लस 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 होगा। तो अगर दोनों की सेम साइन है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आप लोगों का ये फोर्स कैसे दिखेगा, दोनों ग्रेटर देन 0 यानी दोनों की सेम साइन है मतलब रिपेल करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये F12 और F21 ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कब, जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, बट यहीं पे अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, मतलब किसी एक की साइन अलग होगी, एक प्लस है तो दूसरा माइनस में होगा, तभी ये लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर लेस देन 0 होगा तो ये फोर्स ऐसे दिखेंगे F12 और ये होगा F21, यानी दोनों अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ये रिपल्सिव है ये अट्रैक्टिव है, तो जब दोनों के नेचर के ऊपर, चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये भी अगर 1 मार्क में कभी क्वेश्चन बन सकता है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है अगर दोनों का प्रोडक्ट, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स होगा, Q1 Q2 लेस देन 0 है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं आती। तो स्केलर भी हो गया, वेक्टर भी हो गया, जल्दी से अब एक लास्ट छोटा सा सेक्शन बचा है, 1 कूलम भी हमने डिराइव कर लिया, अब एक लास्ट छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है कि फ्री स्पेस और किसी और मीडियम में रखते हैं तो किस तरीके से ये वेरी करेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, सही बताना दिल से, मजा आ रहा है, ठीक है। और मजा आ रहा है तो यार अपने बाकी दोस्तों तक भी चीजें शेयर करो, ठीक है, लाइक करो एंड कमेंट करो, जिससे मोटिवेशन आए टीचर्स को भी, ठीक है। वैसे आप ही लोगों का सपोर्ट होता है, आप ही लोग किसी भी टीचर को हीरो बनाते हो, किसी भी टीचर को जीरो बनाते हो, ठीक है। तो अगर सही में दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपके बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सब बहुत परेशान है जो आप, और देखो ऐसे सिचुएशन में हेल्प करना चाहिए, हेल्प करने से ये मत सोचो कि वो कंपटीशन में आगे निकल गया मैं पीछे निकल गया, नहीं,
ठीक है, सबकी मदद करो, क्योंकि आप जिस डर में हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसी डर में हो। ठीक है, तो किसी अगर शेयर करो, अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, क्लासेस के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, बस सबका मदद होना चाहिए। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है सबको। तो अब नेक्स्ट है जो हमारा, वो हम देखेंगे कि अगर किसी और मीडियम के अंदर हम रखते हैं तो किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम करता है। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपने होप सो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, और मैं तो बोल रहा हूँ पॉज करके साथ में लिख डालो। कितना आसान बताया मैंने, देखो R1 टू R1 माइनस R2, R21 R2 माइनस R1 दिख रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, इजी हो गया। ठीक है, सो R12 इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे। वही चीज अब अप्लाई कर दी, जो हमने कूलम्स का स्केलर फॉर्म लिखा उसी में डायरेक्शन लगा दिया खाली, तो वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये कर लो, फिर उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देखेंगे, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, सो डस्टर तो मुझे आता ही नहीं है, कपड़े में जो मजा है वो डस्टर में नहीं है। ऑफलाइन क्लास में भी मैं डस्टर यूज नहीं करता। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। सो सबसे पहले चीज हमने देखा, देखो फोर्स इन वैक्यूम कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। फोर्स इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, फोर्स इन एनी अदर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस सेम रखा है दो चार्ज के बीच में, खाली मीडियम चेंज किया, तो अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए यूज होगा, फॉर एनी अदर मीडियम एप्सिलॉन यूज करना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यूज होगा फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन यूज होगा फॉर एनी अदर मीडियम। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम रेशियो ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, देखो ये तो कट जाएंगे सीधे सीधे, आपको दिख रहा है, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी गया, तो ये क्या बन गया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, इसी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी F दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो आप K लिखो या तो आप रिलेटिव परमिटिविटी लिखो। रिलेटिव परमिटिविटी यानी किसी अदर मीडियम का की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका एप्सिलॉन R है यानी रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पे K क्या है आपका, एप्सिलॉन अपॉन, ये भी इक्वल टू K। ठीक है, और अगर K हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो F वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू कितना हो गया K, यानी मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, वैक्यूम अपॉन, इस K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपका जो एप्सिलॉन R है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, सो देखो F मीडियम कितना हो गया, फोर्स इन, जब आप चार्ज रखते हो किसी मीडियम में और वैक्यूम में तो क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम 1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर ये आपका कुछ 1.00054 समथिंग होता है, एक जीरो कम या ज्यादा होगा जो भी होगा, और मेन वाटर के लिए ये 80 है। यानी अगर दो चार्जेस को आपने सिंपली फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है, वैक्यूम में या एयर में, और अगर उन्हीं दो चार्जेस को उठा के आप पानी में रख दे रहे हो तो उसका फोर्स 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो इसकी वैल्यू 80 रख दोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे 1 मार्क में तो आने के आपके 100% चांसेस हैं। ठीक है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देंगे एंड ऐसा बता देंगे कि जैसे मान लो एग्जांपल कि आपको बोला है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 100 न्यूटन। ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस्ड in a medium having dielectric constant alpha, then what will be the force in that medium? तो 100 अल्फा हो जाएगा, देखो 100 बाई अल्फा हो जाएगा, है ना। वैक्यूम में कितना है, ऑप्शन दे देंगे 100 अल्फा, 100 बाई अल्फा,
10 अल्फा 10 बाई अल्फा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एफ मीडियम, एफ वैक्यूम में कितना आपका 100, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अल्फा दिया हुआ है सपोज करो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 100 बाई अल्फा। वहीं पे अगर आपको वाटर में पूछा हुआ है और एयर का दिया हुआ है, सपोज करो 100 दिया है और ये कितना है 80, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी अगर आपको डिफाइन करना हो तो के क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, यानी फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम। सो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो क्लियर है, देखो ये कैसे रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो यहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ खत्म हुआ। ठीक है, अब इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी एक से ज्यादा चार्जेस हो, दो से ज्यादा चार्जेस हो, ठीक है, दो या n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो किस तरीके से हम उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं, ये फटाफट कॉपी कर लो आप लोग जल्दी से। सो सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, देखो सिंपल है कि जब एक से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे, यानी दो से ज्यादा, 2 3 4, तो फिर उस वक्त कैसे कूलम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो सब लोग ध्यान देना कि सिंपल है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा वापस से सेंटर है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ आपका एक चार्ज Q2 है, ठीक है, यहाँ आपका चार्ज Q3 है, 3 चार्जेस है, इसका डिस्टेंस R3 R1 और ये हुआ R2। ठीक है, अब देखो, अब एक सिंपल सी चीज है कि इनके जब आप रिजल्टेंट, अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस तरीके से F12, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरीके से F13, ठीक है, और ये रिजल्टेंट F1 इस तरीके का सिंपल डायग्राम एकदम। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, R13 यूनिट वेक्टर, यहाँ R12 यूनिट वेक्टर, ये डिस्टेंस R12 R13। तो अगर मुझे इस चार्ज पे फोर्स लगाना है, इस चार्ज पे कितना फोर्स है वो पता करना है, तो देखो 2 की वजह से भी लग रहा है एंड 3 की वजह से भी लग रहा है Q1 पे। तो डेफिनेशन पहले बना लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको स्टेटमेंट तो थोड़े बहुत लिखने ही पड़ते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिंपल, इफ देयर आर, यहां लिखता हूं है ना, तो स्पेस बच जाएगी ना डेरिवेशन के लिए। इफ देयर आर n number of chargings ये ऐसे लिखो ना, इफ n number of charges interacting each other, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर, interacting each other, then the force on a particular charge is the vector sum of all the forces x by different charge on it, by different charges on it। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये जो 1 है इसके ऊपर 2 भी लगा रहा है एंड 3 भी लगा रहा है, तो इन दोनों के जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो इफ n नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग ईच अदर, देन द फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट्स बाय डिफरेंट चार्जेस ऑन इट। ठीक है, तो यानी यहां पे Q2 है, Q3 है, ये दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे, तो जो आपका F1 होगा उस पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा F12 और F13 का। अच्छा, हमने अभी जो वेक्टर फॉर्म डिराइव किया है, अभी आपके सामने ही लिखा होगा नोटबुक में,
वो क्या था हमारा, के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब था, और यहां हमने लगाया था R12 का वेक्टर, इस फॉर्म में लिखा था। वैसे ही F13 आपका क्या होगा, के Q1 Q3 R13 क्यूब, ठीक है। देखो 1 और 3 है ना, 1 और 3 के बीच में, तो R13 का, ये भी हमने डिराइव किया ना वेक्टर फॉर्म कूलम का, तो यहां रख देंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिखा आता है, R1 माइनस R2 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब R1 माइनस R3। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो प्लस करके फिर Q1 Q4 लिखते, Q1 Qn लिखते, ठीक है। तो अब यहां से के Q1 आपका कॉमन निकल रहा है, तो चाहिए तो मैं n के लिए लिख भी देता हूं, फॉर n चार्जेस, मान लो और भी होते तो F14 होता, लास्ट तक F1n आता है ना। तो यहाँ पे एंड क्या होता है, F के Q1, इसके आगे कंटिन्यू किया है Qn R1n होल क्यूब R1 माइनस Rn का। अब कुछ नहीं, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, के Q1 सब में है, देखो जिस पे ढूंढ रहे हो, तो के Q1 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा आपका Q2 अपॉन R12 क्यूब R1 माइनस R2, ठीक है, प्लस Q3 अपॉन R13 का क्यूब R1 माइनस R3, सिमिलरली Qn अपॉन R1n क्यूब R1 माइनस Rn का, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे ये चीजें मिल गई हमको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देना कि इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बच्चों को लिखना नहीं आता है, फंस जाते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, के Q1 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, समेशन ऑफ, ठीक है। देखो 1 जहां पे है वहां पे 1 ही रखो, बाकी नंबर चेंज हो रहे हैं, तो I इक्वल टू 2 to n, और क्या लिख दोगे इसको देखो Q2 है, उसकी जगह आ जाएगा QI अपॉन R1I क्यूब R1 माइनस RI का वेक्टर फॉर्म। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। सो क्लियर, वो बहुत सिंपल है ना। देखो ये डायग्राम एक अच्छा सा शो करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमने फोर्स F1 पे रिजल्टेंट कितना लग रहा है, F12 और F13 का रिजल्टेंट लग रहा है, यानी F1 कितना होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर फॉर्म से हमने भी निकाला था के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, ठीक है। मजा आ रहा है, देखो आसान है, बस थोड़ा सा है ना आपको पेशेंस रखना है। जैसे ये एक फ्लो है, अब मैं डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करता आपको पता ही नहीं चलता कुछ। अब आपने पूरी तरीके से कूलम्स लॉ समझ लिया, अब अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सिस पे, ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिराइव करेंगे, फिर एक्सिस पे कितना होगा, ठीक, फिर इक्वेटर पे कितना होगा जो केसेस, फिर हमारा आ जाएगा गॉस लॉ, गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस, वो सारी चीजें खत्म करेंगे। देखो थोड़ा सा लेंदी तो होने वाला है, ठीक है, हो सकता है 10 घंटे भी जाए, बट आपको पूरे साल का एक साथ 10 घंटे में मिल रहा है या 8 घंटे में मिल रहा है। अगर बहुत ज्यादा लेंदी होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5-6 घंटे का एक पार्ट 1 पूरी टेक्स्ट बुक की खत्म करेंगे, पार्ट 2 फिर ऐसे ले लेंगे। बट जो भी है हमें पूरा कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है, और आपको साथ में बने रहना है, ठीक है। सो ये सब आपके लिए, तो क्लियर है सबको, तो इतना आप कॉपी करो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं।